जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हम अध्याय 3 यानी आव्यूह के प्रश्नावली जो विविध प्रश्नावली थे उसके प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 5 तक कर लिए थे। आज की क्लास में हम बाकी जितने विविध प्रश्नावली के बचे हुए प्रश्न हैं उन्हें करेंगे। हमारा सिलेबस ये शायद लास्ट लेक्चर होगा, फिर हमारा सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट होता जा रहा है। ये पहला अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट हम किए थे मैट्रिक्स से, इसके बाद हम पढ़ेंगे सारणिक। तो नेक्स्ट लेक्चर हो सकता है सारणिक भी हो, ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, और बाकी जो विविध प्रश्नावली थे उनके बचे हुए प्रश्नों को आज करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। प्रश्न 5 तक हो गए थे, आज प्रश्न 6, 7 और 8, 9, 10, 11, 12, 11 सॉरी 11 तक ही हैं प्रश्न। इन्हें ही इतने करने हैं हमें। प्रश्न 6 को कॉपी कर लेते हैं। ये है प्रश्न 6। इस तरह का प्रश्न पिछली क्लास में कर लिए थे, सेम वैसे ही है। शायद ये चौथा प्रश्न इस तरह था। तो ऐसे हमें x का मान उसमें भी पूछा गया था, x का मान इसमें भी पूछा है, तो हमें x का मान निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर हल। अब इस वाली मैट्रिक्स को और इस वाले मैट्रिक्स को हम गुणा करेंगे। चलिए करते हैं। पंक्ति को उठाएंगे, पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से, ऐसे करेंगे गुणा। लेकिन पहले हम ये चेक कर लेंगे कि गुणा संभव है या नहीं। लाइन सीधी बन जा। x -5 -1, इसकी कोटि क्या है? ठीक, 1, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 1, 3। इसकी कोटि क्या है? 3 × 3 की। फिर x 4 और 1 बराबर में शून्य आव्यूह। ठीक, इतना हमें दिया है। अब पहले आव्यूह और दूसरे आव्यूह का गुणा संभव है, तो देखते हैं। ये स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो गुणा संभव है, तो गुणा कर लेते हैं। सॉरी, गुणा करते हैं, देखते हैं क्या आता है। पंक्ति को उठाएंगे, पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से, ऐसे हम गुणा करते हैं। तो पहले और दूसरे आव्यूह को हम गुणा कर लेंगे। पहली पंक्ति उठाएंगे, पहले स्तंभ से करेंगे। x को 1 से करेंगे तो x -2, थोड़ा सा जगह बना लें। फिर अब दूसरे स्तंभ से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 10 हो जाएगा। अब तीसरे स्तंभ से करेंगे तो 2x -5 -3 -8। फिर इसका गुणा हम कर देंगे x 4 1। इसकी कोटि क्या है? और इसकी भी कोटि हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो ये भी गुणा संभव है। गुणा कर लेते हैं। पहले यहाँ पे लिख दें बराबर में शून्य आव्यूह।
पहली पंक्ति को उठाएंगे, पहले स्तंभ से करेंगे। तो जब पहले स्तंभ, केवल एक ही स्तंभ है तो पहले स्तंभ से करेंगे तो एक अवयव बनकर आ जाएगा। x माइनस टू को जब x से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 प्लस 2x माइनस 8 बराबर में 0। अब संगत अवयव की तुलना कर लेंगे। संगत अवयव की तुलना करने पर तुलना कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 प्लस का 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा, ये प्लस का 2x ये माइनस का 2x कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 8 माइनस 48 टू 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48। एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट 48, या फिर हम लिख सकते हैं एक्स बराबर प्लस माइनस 4√3 लिख सकते हैं। इसे डिब्बे में बंद कर देंगे। ठीक, ये अपना आंसर आ गया। ये था प्रश्न 6। प्रश्न 7 को देखते हैं। प्रश्न 7 आसान प्रश्न है, बस ध्यान से थोड़ा समझने वाला प्रश्न है। ठीक, कॉपी कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा ये प्रश्न। हो सकता है थोड़ा लंबा जाए ये प्रश्न। है आसान ही, बस थोड़ा देखने में बड़ा हो सकता है। इसका ये ए पार्ट है और बी पार्ट है, दो पार्ट में है। ये रहा ए पार्ट, बी पार्ट भी हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि दोनों पार्ट का हमें जरूरत पड़ेगा अभी क्वेश्चन को करते वक्त। ये है बी पार्ट। ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को। एक निर्माता, कोई बनाने वाला कोई चीजें, वस्तु एक्स वाई और जेड का उत्पादन करता है। कोई एक निर्माता है जो कि वस्तु एक्स वाई और जेड को बनाता है, जिनका वह दो बाजार में विक्रय करता है, यानी वो दो बाजार में सेल करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री सूचित निर्देशित है। यानी कोई एक्स वाई और जेड, ये रहा एक्स, ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड, कोई सामान बनाता है और उसे बाजार नंबर 1 और बाजार नंबर 2 में बेचता है। ठीक, ये कहा गया है। यदि, अब ए पार्ट को पढ़ेंगे, यदि एक्स वाई तथा जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, जिस दाम से वो बेच रहा है उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है? 2.50, 1.50 और 1.00, ये इसका विक्रय मूल्य है। तो प्रत्येक बाजार में कुल आय मतलब प्रत्येक बाजार में कितने रुपए आय होते हैं, रेवेन्यू कितना होता है, आव्यूह बीज गणित की सहायता से ज्ञात कीजिए।
ठीक है, ज्ञात कर लेंगे। अभी जब करेंगे तो और समझ में आएगा। यदि उपर्युक्त, पार्ट बी को देख रहे हैं, उपर्युक्त तीन वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत, मतलब कितने में बनाया जा रहा है उसको, लागत बोल रहा है इस बार। लागत कितना है, एक्स का 2 रुपए, वाई का 1 रुपए, और जेड का 50 पैसे, यानी 0.50। तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब स्टेप टू स्टेप करते जाते हैं। पहले इस चीज को हम आव्यूह रूप में बदल बदल लेंगे। लिखेंगे हल, आव्यूह रूप में बदलने पर, आव्यूह रूप में बदल लेते हैं। तो लिखेंगे ए, और इसे आव्यूह रूप में बदल लेंगे। 1 2 3 4, क्योंकि 10,000 है ना। फिर 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, और ये 8,000। ठीक, इसे हम आव्यूह रूप में बदल लिए। अब ए पार्ट जो है इसे भी आव्यूह रूप में बदलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम आव्यूह नंबर बी लिख देंगे इसे। लागत जब भी किसी की लिखनी होगी तो हम ऐसे लिखेंगे। एक्स की लागत, लागत नहीं, विक्रय मूल है ये। एक्स का विक्रय मूल कितना है, वाई का इतना, और जेड का इतना है। अब लागत मूल को भी हम आव्यूह रूप में बदल लेंगे। एक्स का लागत मूल्य क्या है, 2 रुपए, वाई का 1 रुपए, और जेड का 50 पैसे, जिसे हम 0.5 लिखें, या 50। ठीक, ये आव्यूह ए बी और सी हो गया। इसे थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, सॉरी। ठीक, आव्यूह ए बी सी हो गया। अब प्रश्न के ए पार्ट को समझिएगा, क्या पूछा गया है। आव्यूह बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक बाजार में कुल आय। ठीक, कुल आय ज्ञात करना है, मतलब कितना आय हुआ, रेन्यू कितना हुआ। तो ये बाजार का डाटा दिया हुआ है, और ये उसकी विक्रय मूल्य दिया है। तो जब ए बी निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कुल आय कितना मिला। तो लिखेंगे हम, बाजार में कुल आय। ये कैसे निकलेगा, जब हम ए बी निकाल लेंगे। तो ए बी निकाल लेते हैं। ए क्या है, 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, और ये 8,000। बी क्या है अपना, ठीक।
गुणा करते हैं। पहली पंक्ति को पकड़ेंगे, पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। 10,000 को जब 2.50 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? हम्म, 2 5 और फिर हम्म, हाँ इतना ही आएगा, एक जीरो और लगेगा। 2.5 को पहले पंक्ति को हम पकड़ेंगे, पहले स्तंभ से गुणा करते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे। ठीक। तो 2.50 को जब हम 10,000 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? ये हट जाएगा और 3 जीरो। ठीक है, सही है। अब 2,000 को 1.50 से करेंगे तो क्या आएगा? 15 को 2 से करेंगे तो 30 और फिर 2 जीरो लग जाएगा, ये हो जाएगा 3,000। फिर 18,000 को जब हम करेंगे एक से तो ये 18,000 ही रहेगा, ये प्लस लगेगा बीच में करके। अब 6,000 को 2.50 से करेंगे तो क्या आएगा? हम्म, ये 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा और 25 को जब 6 से हम गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा। एक जीरो ये, एक जीरो इसका, यानी ये हो जाएगा 15,000। प्लस में 20,000 को जब हम 1.5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000। फिर प्लस लगाएंगे, 8,000 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 8,000 आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 25,000 और 3,000, 28,000। तो 28,000 और 18,000 कितना हो जाएगा? 46,000। फिर ये इरेज कर देते हैं। 15,000 और 8 और 3, 15 और 8 कितना हो जाएगा? 23। 23 और 3, 30,000। ठीक। अब ए बी हमारा निकल आया है। एक बार चेक कर लेते हैं अपने बुक से कि ये भी सही है या कोई एरर है। अच्छा, ये 3,000 नहीं 30,000 था, सॉरी सॉरी। ये तो 46 रहेगा, ये रहेगा 46,000। और ये 15 और 8 हो जाएगा 23। 23 और ये फिर 30,000 लिखा है, 23 और 30 53 हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर ये 53,000 हो जाएगा। तो बाजार एक में कुल आय कितना हो जाएगा?
46,000, बाजार 2 में कुल आय 53,000 हो जाएगा। लिख देंगे ये है बाजार 1 में कुल आय। तो ये दूसरा वाला क्या है, बाजार 2 में कुल आय। ठीक, यही करना था। तो पहले पार्ट में हमें यही करना था, एक बार हम फिर से समझा देते हैं। आय निकालना था तो हम ए बी निकाल दिए। मतलब जो सेल हुआ था वो हमें दिया था उसका विक्रय मूल्य, और हमें ये दिया था कि कितना कितना सेल हुआ है, उत्पादन उसका वहाँ पर बाजार 1 में और 2 में कितना कितना सेल हुआ है वहाँ पर, और हमें विक्रय मूल्य भी दिया था, तो हम ए बी निकाल लिए, जिससे हमें ये पता चल गया कि कुल आय कितना है। अब दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया है, अगर लागत इतनी, इतना इतना और इतना लागत है, ठीक, जैसे हम आगे उसी में दिखा भी दिए हैं, तो लाभ बताइए। तो हम पहले निकाल लेते हैं कि लागत कैसे निकलेगा। लाभ बाद में निकालेंगे, पहले लागत निकाल लेते हैं। ये है बी पार्ट, और ऊपर वाला कौन सा था, ए पार्ट। कुल लागत, कुल लागत कैसे आ जाएगा, ए और सी निकाल लेंगे हम। ए क्या दिया है, 10,000, 2,000, 18,000। ठीक, 6,000, 20,000 और फिर 8,000। 6,000, 20,000 और ये 8,000। सी आगे क्या है, 2, 1 और फिर 2, 1 और 0.50। इसका गुणा कर लेते हैं, जैसे हमें कुल लागत पता चल जाएगा। पहली पंक्ति को लेंगे, पहले स्तंभ से गुणा कर देंगे। 10,000 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000, प्लस में 2,000 को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2,000, प्लस 18,000 को 0.50 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9,000। फिर अब दूसरी पंक्ति को लेंगे, पहले स्तंभ से कर देंगे। 6,000 को 2 से करेंगे तो 12,000, प्लस 20,000 को 1 से करेंगे तो 20,000। 8,000 को जब 0.50 से करेंगे तो 4,000। जोड़ लेते हैं, 9,000 और 2,000, 11,000 हो गया। 11,000 और 20,000, 31,000 हो जाएगा ये। 12,000 और 20,000, 20,000 और 12,000 हो गया 32,000, 32 और 4, 36,000। अब ये लागत आ गया, एक्स का लागत है ये, और ये वाई का लागत। मतलब एक्स वाई जेड जो सामान था उसे बनाने में खर्चा कितना आया, वो खर्चा हमें दिया गया है। यानी बाजार 1 में सेल करने के लिए हमें 31,000 रुपये का खर्चा आया, बाजार 2 में सेल करने के लिए हमें 36,000 का खर्चा आया। ये रहा खर्चा कितना आया है। अब हमें लाभ निकालना है, तो जितने का हम बेचे हैं और जितने का खर्चा हमारा लगा है, तो बेचने पर जो मूल्य आया है और खर्चा का जो हमारा आया है,
तो बेचने वाले से खर्चे वाले को जब घटा देंगे तो हमें वो मिल जाएगा जो हमारा लाभ है, जो हमारा प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस माइनस जो हम मतलब अपना खर्चा किए हैं उसे कर देंगे, बस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस से घटा देंगे तो क्या निकालना था, कुल लाभ। कुल लाभ, कुल लाभ कैसे निकलेगा, ए बी माइनस ए सी। ठीक, तो ए बी अभी हम निकाले हैं, क्या आया है, 46,000 और 53,000, 1 2 3 माइनस ए सी क्या आया है, 31,000 और 36,000। घटा देंगे हमें कुल लाभ पता चल जाएगा। 46 में से जब 31 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 15,000। 53 में से 36 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 17,000। ये लाभ लाभ है, जो कि हमारा आंसर मिल रहा है, सही है। ठीक, हाईलाइट कर दिए इसे। आंसर नंबर ये बी है और ये आंसर नंबर ए। ये है आंसर नंबर ए। ठीक, एक बार हम रिकैप कर देते हैं। ये आव्यूह ए है, जो कि हमें दिखाया गया है बाजार एक में कितना सेल होता है, उत्पादन कितना होता है, बाजार बी में और बाजार सी में। नहीं, केवल दो ही बाजार है, बाजार एक, ये बाजार एक का डाटा है और ये बाजार दो का डाटा है, दोनों पंक्तियों के रूप में दिया गया है। और हमें इसका सेलिंग प्राइस दिया था कि इतना सेलिंग प्राइस है, जिसे हम बी आव्यूह से दिखाए हैं। तो ए बी निकाल लिए तो हमें कुल आय पता चल गया, और ए से निकाल लिए तो हमें पता चल गया कि कुल लागत कितना है, क्योंकि आव्यूह सी से हम दिखाए हैं लागत कितनी है। अब विक्रय मूल्य से यानी ए बी से जब हम अपना जो खर्चा लगा है ए सी उसे घटा देंगे तो हमें लाभ पता चल जाएगा, और हमें ए बी माइनस ए सी से लाभ पता चल गया, और यही अपना आंसर हो गया। इतना ही था, थोड़ा समझने वाला प्रश्न था, बाकी कोई कठिन प्रश्न नहीं है। आगे चलते हैं। प्रश्न 8 को करते हैं। यह है प्रश्न 8। कोई आव्यूह है x, ज्ञात कीजिए यदि x का गुणा इस आव्यूह से दिया गया है बराबर इसके हमें बताया गया है। एक समीकरण दिया है और हमसे पूछा है आव्यूह x क्या होगा। तो x कोई आव्यूह है, उसका हम जब गुणा किए आव्यूह इससे, क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो आया क्या है, माइनस का 7, 2 माइनस का 8, 4 माइनस का 9, 6, ये आया है। अब हमें आव्यूह x पता करना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं हल। अच्छा, ये आव्यूह किस, ये वाला आव्यूह की कोटि क्या है, 2 × 3, और इसका क्या है,
2 क्रॉस 3, इसका भी कोटि 2 क्रॉस 3 है। अब x के साथ में गुणा दिया गया है कि गुणा होगा फिर ये अवयव आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इस अवयव की पंक्ति की संख्या और इस वाले अवयव के स्तंभ की संख्या के बराबर होगा। तो इस अवयव का स्तंभ क्या है, क्या होना क्या चाहिए, तो आप कहेंगे 2 होना चाहिए। ठीक, क्योंकि जब ये दोनों बराबर होंगे तभी तो गुणा हो सकता है, वरना कैसे गुणा हो जाएगा। तो स्तंभ तो 2 होगा, ये हमें कंफर्म हो गया। अब पंक्ति क्या होगी, तो ये तीसरे अवयव से हमें पता चल जाएगा पंक्ति क्या होगा। तो जो यहाँ पे इसके पंक्ति की संख्या होती है, पहले वाले अवयव के पंक्ति की संख्या और दूसरे वाले अवयव के स्तंभ की संख्या के बराबर जो तीसरा अवयव मिलता है उसकी कोटि होती है। तो यहाँ पे 2 3 लिखा है, तो यहाँ पे 2 जो है वो पहले अवयव की पंक्ति है, तो पहले अवयव की पंक्ति भी हो गई, यानी x का जो कोटि होगा वो 2 क्रॉस 2 का होगा। ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब क्यों होगा एक बार हम फिर से क्लियर कर देते हैं, क्योंकि जब ये दोनों बराबर होंगे तो तभी गुणा संभव है। और यहाँ पर 2 क्रॉस 3 का एक अवयव बन रहा है, ये वाला 2 क्रॉस 3 का अवयव है, तो इसीलिए ये और ये का मतलब 2 क्रॉस 3 का होना चाहिए, इसीलिए उसकी पंक्तियों की संख्या भी 2 है। अब x 2 क्रॉस 2 का तो है, ये तो कंफर्म हो गया। तो x को हम कुछ मान लेते हैं, माना x बराबर 2 क्रॉस 2 का अवयव मान लेते हैं कोई, a b c d। अब गुणा करते जाते हैं और फिर सॉल्व कर लेंगे। ऐसे प्रश्न एक कर चुके हैं फिलहाल, a b c d, ये a अवयव और ये b अवयव, मतलब जो अवयव से हमें गुणा करना है उसे लिख देते हैं। 4 5 6 बराबर का -7 -8 -9 2 4 6 गुणा कर लेते हैं। तो ये पहली पंक्ति उठाएंगे, पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ से और तीसरे स्तंभ से कर देंगे, तो ये हो जाएगा, एक सेकंड, a+4b, a+4b। फिर अब दूसरे स्तंभ से करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस हम कर लेते हैं। 2a+5b, फिर 3a+6b। अब दूसरी पंक्ति को उठाएंगे, पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ से और तीसरे स्तंभ से कर लेंगे। c+4d, 2c+5d, 3c+6d बराबर का हो जाएगा -7 -8 -9 2 4 6, इसके बराबर हो गया। अब जब संगत अवयव की तुलना करेंगे, लिख देते हैं यहाँ पर, संगत अवयव की तुलना करने पर, संगत अवयव की तुलना करते हैं, तो ये a+4b -7 के बराबर हो जाएगा, 2a+5b -8 के बराबर हो जाएगा। मतलब ऐसे संगत अवयव को हम बराबर करते चले जाएंगे, तो लिखेंगे a+4b इज इक्वल टू -7, 2a+5b इज इक्वल टू -8,
जिस जिसकी जरूरत है उसी को हम बराबर कर रहे हैं बस। इसे समीकरण एक और इसे समीकरण दो बोल दिए। और अब इन दोनों को भी बराबर कर देते हैं। c+4d बराबर 2 और 2c+5d बराबर 4। हमें ए बी सी डी निकालना है, बस इसीलिए हम उतना ही बराबर कर रहे हैं जितने से हमारा काम हो जाए। c+4d बराबर 2 और 2c+5d बराबर 4। समीकरण नंबर थर्ड, समीकरण नंबर फोर्थ। समीकरण एक और दो को सॉल्व करते हैं। तो एक में पहले हम दो से गुणा कर देते हैं। तो 2a प्लस 4b लिखा हुआ है, ये 46 मत समझ लेना, 4b। तो जब दो से गुणा करेंगे तो 8b बराबर -14। 2a प्लस 5b बराबर -18। घटा देंगे, ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा। 3b इज इक्वल टू -6। b इज इक्वल टू -2। अब b का मान समीकरण नंबर एक में रख देंगे, a का मान आ जाएगा। a इज इक्वल टू -7 -4 b के जगह पे हम क्या रख देंगे, -2। तो a बराबर 1। ये a आ गया। अब समीकरण 3 और 4 को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमें c और d पता चल जाएगा। तो समीकरण 3 में पहले हम 2 से गुणा करते हैं। 2c प्लस 8d बराबर 4। 2c प्लस 5d बराबर 4। घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, c से c कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। तो d इज इक्वल टू 3d इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो d इज इक्वल टू 0। अब d 0 है तो समीकरण थर्ड में हम रख देंगे d का मान। c का मान आ जाएगा 2। दिखा भी दें कैसे रखा गया है। 4 0 इज इक्वल टू 2। तो c का मान आ गया 2। हाईलाइट कर देते हैं चारों को। ये रहा b, ये रहा a, ये है d और ये है c। तो अपना x आव्यूह क्या हो जाएगा, तो आव्यूह x बराबर a। a यहाँ पे लिखा था तो a की जगह पे क्या लिख देंगे हम, 1। यहाँ पे था b, b के जगह पे -2। यहाँ पे था c, c के जगह पे क्या लिख देंगे, 2। और d के जगह पे 0। ये अपना आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ सही है। ये अपना प्रश्न 8वीं सॉल्व हो गया। अब प्रश्न 9 की तरफ बढ़ते हैं। ये है प्रश्न 9, इसे सॉल्व करते हैं। अब ए हमें कोई आव्यूह दिया है और बताया गया है ए स्क्वायर बराबर आई है। तो इक्वेशन कोई दिया है ऐसे, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, वो बताना है कि किसे सेटिस्फाई करेगा। तो पहले हम ए स्क्वायर बराबर आई रखते तो हैं, फिर देखेंगे क्या आता है हल। ए स्क्वायर बराबर आई, ये हमें दिया है।
ठीक, तो ए स्क्वायर निकालते हैं पहले। अल्फा बीटा गामा माइनस का अल्फा। फिर से हम लिखेंगे अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बराबर हो जाएगा आई। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है? कुछ इस प्रकार होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, एक बार रुक जाइए, थोड़ा चेक कर लें। ये अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब हमें ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। पहली पंक्ति को उठाएंगे पहले स्तंभ से और दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये हो जाएगा। अब दूसरे स्तंभ से करेंगे तो अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा, ये हो जाएगा 0। अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा 0, बीटा गामा बीटा गामा प्लस का अल्फा स्क्वायर बराबर 1 0 0 1। संगत अवयव की तुलना कर लेंगे। संगत अवयव की तुलना करने पर, ठीक, तो हम ये वाला इसके बराबर रख देंगे। मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा वाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा वाई बराबर 1। तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा वाई बराबर 0। प्लस में था, उधर ले गए तो माइनस में हो गया। ऐसा कुछ अपना समीकरण बन रहा है। अब यही ढूंढ लेंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बी ऑप्शन चेक करते हैं। नहीं, यहाँ पे क्योंकि माइनस होना चाहिए। सी ऑप्शन अपना सही होगा। ठीक, ऑप्शन सी। ये था प्रश्न 9। अब प्रश्न 10 की तरफ बढ़ते हैं। पढ़ते हैं प्रश्न 10 को। यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों है, कोई एक ऐसा आव्यूह जो सममित और विषम सममित दोनों है, तो वो कैसा आव्यूह हो सकता है? विकर्ण आव्यूह है, शून्य आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है, या इनमें में से कोई नहीं? तो चलिए देखते हैं क्या है। पहले लिखेंगे हल। और दिया क्या है? एक कोई आव्यूह है, हम मान लेते हैं आव्यूह ए, और ये सममित तथा विषम सममित दोनों है। मतलब ए का जब हम ट्रांसपोज निकालें तो ए के भी बराबर है, और ए का जब ट्रांसपोज निकालें तो माइनस ए के भी बराबर है। ठीक, ये दोनों चीज हमें गिवन है। ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। सममित भी है ए और विषम सममित है, यानी ए का जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए की भी बराबर आता है और माइनस ऑफ ए के भी बराबर आता है। अब ध्यान से देखिएगा, जब ए ट्रांसपोज बराबर ए है और यहाँ भी ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ए बराबर माइनस ए रख सकते हैं ना। ठीक, अब माइनस ए को उधर लेकर जाएंगे तो प्लस का ए हो जाएगा, और यहाँ पर 0, और ए बराबर हो जाएगा 0, जो कि एक शून्य आव्यूह है। शून्य आव्यूह है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ए एक शून्य आव्यूह है, जो कि हम सिद्ध भी कर दिए। ठीक, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
ध्यान से सुनिएगा। यदि ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए है, ए स्क्वायर बराबर ए है, तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a बराबर होगा। निकाल लेते हैं, आसान ही है। लिखेंगे हल। निकालना क्या है हमें? ए प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a। ठीक, ये हमें निकालना है। तो आई प्लस ए का होल क्यूब क्या होगा? तो पहले हम एक सूत्र लिखा देते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। अब यही चीज यहाँ पर लिख देंगे हम। आई को हम ए मानेंगे तो आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर, ए के जगह पे हम आई लिख रहे हैं, आई स्क्वायर प्लस ए प्लस 3 आई ए स्क्वायर माइनस 7a। ऐसा कुछ समीकरण अपना हो गया। अब हम बताएं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कितने भी बार अगर हम गुणा करते जाएं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर ही आएगा। यानी आई के ऊपर चाहे क्यूब हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे आई की पावर 4 हो, आई की पावर 6 हो, आई की पावर 1000 हो, तब भी आई ही आएगा। तो आई की पावर 3 क्या हो जाएगा? आई प्लस एक क्यूब को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर और ए। कोई दिक्कत तो नहीं ना? ए क्यूब को हम ए स्क्वायर इंटू ए लिख दिए प्लस 3 आई स्क्वायर को हम फिर से आई लिख सकते हैं, 3 आई, और इस ए स्क्वायर को हम ए लिखेंगे। अब आपके मन में आना चाहिए डाउट कि आप ए क्यों लिख दिए। तो प्रश्न में एक चीज दिया है ए स्क्वायर बराबर ए, इसीलिए हम ए स्क्वायर को ए लिख दिए हैं। यहाँ पे रीजन भी दे देते हैं। ए स्क्वायर बराबर ए हमें दिया है। अब आई के जगह पे आई प्लस, अब यहाँ भी हम ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे? ए इंटू ए प्लस, जब भी किसी आव्यूह को आई से गुणा करते हैं तो वो आव्यूह ही आ जाता है। यानी ए को जब हम आई से गुणा करेंगे तो ए ही हो जाएगा। 3a प्लस 3a माइनस 7, यहाँ पे आई नहीं ए है, 7a 7a। ठीक, आई प्लस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7a। आई प्लस ए स्क्वायर को फिर से हम क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, 6 और ए 7a, तो ये तीनों कट जाएंगे और माइनस का 7a, तो आ क्या गया अपना आंसर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही अपना लास्ट क्वेश्चन था पूरे चैप्टर का और इस लेक्चर का भी। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी होगा। तो अपना ये अध्याय समाप्त हो चुका है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए बस, और इसमें आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ने की जरूरत है। जितना पढ़ाए हैं न्यू एनसीईआरटी को, इतना अच्छे से आप रिवाइज करते जाइए। जो होमवर्क दे रहे हैं उसे ध्यान से करते जाइए, आप रफ का काम करते जाइए आराम से, बहुत ही आसानी से। आप जितना डिजर्व करते हैं कि इतना नंबर आ जाए,
मेरा मैथ में उतना आएगा, ये गारंटी है। बस आपको रफ का काम करते चलना है, आपको जो जो बताया जा रहा है उसे ध्यान से सुनना है, आपको समझने की कोशिश भी करनी है। ठीक, तो ये लेक्चर यहीं पर मतलब समाप्त हो रहा है, और ये अध्याय भी यहीं पर समाप्त हो रहा है। होमवर्क क्या रहेगा आपका? जो ये आज प्रश्न करवाए हैं इन्हें आप रफ में करेंगे, पहला काम। दूसरा काम, आप प्रश्नावली 3.3 को कंप्लीट रफ में निकाल लेंगे। ठीक, कंप्लीट रफ में आपको निकाल लेना है प्रश्नावली 3.3। और फिर इसका हम टेस्ट भी बनाएंगे कि टेस्ट आपको कैसे देना है। हम इसके क्वेश्चन को सेलेक्ट करके बढ़िया बढ़िया जो बोर्ड में आ सकते हैं उन्हें आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, और आप जुड़े रहिए। अगले क्लास में हम शारीरिक स्टार्ट करेंगे, आप जुड़े रहिए, आपको पता चलेगा कब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, कब आपका रिवीजन हो जाएगा। आपको धीरे धीरे ये सारी बातें पता चलती चली जाएगी। ठीक, तो आप समझने की कोशिश कीजिए, और ज्वाइन किए हैं तो विश्वास भी कीजिए कि हाँ, अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।